हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हो। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कर लिया था सेक्शन 7 तक कंप्लीट। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेयर एक्ट पर अपनी कमांड को डेवलप कर रहे हैं और कोई भी गलती ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, साथ में अपने पास बेयर एक्ट रखते हैं। ठीक है, नोट्स को पढ़ते हैं, बेयर एक्ट रखते हैं, जो भी कीवर्ड्स होता है उसको मार्क करते हुए चलते हैं। अगर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें ये एक्ट पूछा जाता है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका मेंस भी पूछा जा रहा है, जैसे एपीओ एग्जाम होता है उसमें मेंस भी होता है, तो आपको मैं साथ के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपकी प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती रहे। देखिए सेक्शन 8 बात करता है नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है सेक्शन, परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का उपयोग निषिद्ध। अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर आपका कोई पब्लिक एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर पर ही जाएंगे अपना एग्जाम देने, किसी और जगह नहीं। तो सेक्शन 8 प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ एनी प्लेस अदर देन द नोटिफाइड एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अ होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। सेक्शन 8 देखेंगे तो छोटा है, लेकिन इसको ध्यान से समझते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है धारा 8 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा कहाँ होगी, तो सार्वजनिक परीक्षा केवल अधिसूचित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित कराई जाएगी। पब्लिक एग्जामिनेशन कहाँ होगा, सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन कहाँ होगा, सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर में, आपके घर पर नहीं। द प्रोहिबिशन अप्लाइज टू एवरी पर्सन। ये प्रोहिबिशन जो अप्लाई हो रहा है, ये किस पर अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है टू एवरी पर्सन entrusted with or engaged in the work relating to public examination। कुछ याद आया entrusted with और engaged वर्ड से? और क्या कहता है ये सेक्शन, ये धारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है। तो ये किस पर अप्लाई हो रही है, ये अप्लाई हो रही है हर पर्सन पर। वर्ड यूज हुआ है एवरी पर्सन, सिर्फ एग्जामिनी वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, वर्ड क्या यूज हुआ है, एनी पर्सन। तो ये धारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य सौंपा गया है या फिर वो ऐसे कार्य में लगा है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एग्जामिनी हो, आप परीक्षा देने जा रहे हो, नहीं, अगर कोई इस परीक्षा के काम में लगा हुआ है वो व्यक्ति भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं। ठीक है, और जो भी और अन्य जो मेंबर्स होते हैं जो लगे रहते हैं इस एग्जाम में, उन सबकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये धारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य सौंपा गया हो या जो ऐसे कार्य में लगा हो। तो उसके लिए भी एग्जामिनेशन, उसके लिए भी कोई और प्लेस नहीं होगा पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर। ऐसा व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का स्वयं उपयोग नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य से करवाएगा। सच पर्सन शैल नीदर यूज नॉर परमिट एनी अदर पर्सन टू यूज एनी एनी प्लेस अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर। सिंपल सी बात है, पब्लिक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ। और सिर्फ एग्जामिनी नहीं, हर एक पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इंटरेस्टेड है, जो एंगेज है। इंटरेस्टेड और एंगेज वर्ड मैंने आपको एक जगह और बताया था, जल्दी से बताइए, हमने पढ़ा था सेक्शन 5 में। क्योंकि सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है, ऑथराइज पर्सन से। सेक्शन 5 किससे रिलेटेड है, इंटरेस्टेड और एंगेज पर्सन से। सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 किससे हमारा रिलेटेड था, अनऑथराइज पर्सन से। सेक्शन किससे 6 किससे रिलेटेड था, अनऑथराइज पर्सन से। और सेक्शन 7 हमने पढ़ा, सेक्शन 7 बात कर रहा था कि एग्जामिनेशन सेंटर में हर कोई एंटर नहीं कर सकता, एग्जामिनेशन सेंटर में हर कोई एंटर नहीं कर सकता, ये सेक्शन 7 ने कहा था। इसका मतलब सिर्फ ऑथराइज एंट्री की बात हो रही है, अनऑथराइज एंट्री नहीं करेगा कोई। और सेक्शन 8 ने क्या बोला कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन सेंटर में ही होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू एंश्योर दैट एवरी पब्लिक एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ओनली एट ऑफिशियली अप्रूव्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स। इसका सिर्फ क्या है, एक ही उद्देश्य है, ये सुनिश्चित करता है ये सेक्शन कि प्रत्येक सार्वजनिक परीक्षा केवल अधिकृत परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित हो। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी हॉल में लेके बैठ गए आप बच्चों को एग्जाम कराने, नहीं, क्या होना चाहिए,
वो होना चाहिए ऑफिशियली अप्रूव्ड एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जाम्पल, एन इन्विजिलेटर शिफ्ट कैंडिडेट टू अ नियर बाय प्राइवेट बिल्डिंग एंड कंडक्ट द एग्जामिनेशन देयर। तो क्या हुआ, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 8। अगर एक निरीक्षक परीक्षार्थियों को पास की निजी इमारत में बिठाकर परीक्षा करा रहा है, उसमें नहीं करा रहा जो एग्जामिनेशन सेंटर है पास वाली बिल्डिंग में, उसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 8। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल चीजों के साथ पढ़ना है, ठीक है, कि आपको पता लगे इनकेस अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बन गया तो आपको पता रहेगा ना, तो सेक्शन 8 अप्लाई कर जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड यूज, कॉज टू बी यूज्ड और अदर देन एग्जामिनेशन। ना तो ऐसा वो उपयोग करेगा, ना ही उपयोग करवाएगा, ठीक है, और ना ही परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त कोई ऐसा अन्य स्थान होगा। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ये लाइन देखेंगे ना, नो पर्सन हु इज entrusted with the work related to public examination shall use, cause to be used any place, ठीक है, और अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको ये याद रखना है। आ जाइए हमारा मेन पॉइंट, एमसीक्यूज। हम हर सेक्शन के साथ अपना एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सेक्शन 8 क्या प्रोहिबिट कर रहा है, धारा 8 किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है, एनी गवर्नमेंट बिल्डिंग, किसी भी सरकारी भवन पर। ये बात की है कि आप किसी भी सरकारी भवन पर अपना एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं हो सकता, क्या ये बात की गई है। दूसरा, एनी प्लेस अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त कोई और स्थान, स्कूल बिल्डिंग या यूनिवर्सिटी कैंपस। आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर क्या है, बी, एनी प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर। इसके सामने आप अब क्या कीवर्ड लिखेंगे कि जो नो पर्सन अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। इसमें आप एक वर्ड याद रख लेना, इंटरेस्टेड और एंगेज्ड। और इस तरीके से कीवर्ड्स आपको क्या है साथ में लिखते हुए जाने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कीवर्ड्स लिखते जाना, रिवीजन के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेंगे। सेक्शन 8 प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम, सेक्शन जो 8 है किस कार्य पर प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सेक्शन 8 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो धारा 8 है वो कौन से कामों पर प्रतिबंध लगाती है, यूजिंग अनदर प्लेस, दूसरे स्थान का उपयोग करना, बी, कॉजिंग अनदर प्लेस टू बी यूज्ड, दूसरे स्थान का उपयोग करवाना, सी, बोथ ए एंड बी, डी, नन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने पढ़ाई की है अभी, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको क्या लगता है, आपका क्वेश्चन ही गलत होगा, बताइए। यहाँ पर हर किसी को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो सेक्शन 8 प्रोहिबिट कर रहा है पर्सन को फ्रॉम क्या, सी, ना तो वो यूज करेगा ना ही किसी दूसरे पर्सन से यूज कर पाएगा, इसका आंसर क्या है, सी। द सेक्शन प्रोहिबिट्स बोथ यूजिंग एंड कॉजिंग अनदर प्लेस टू बी यूज। ये धारा 8 स्वयं उपयोग करना तथा उपयोग करवाना दोनों को ही प्रतिबंधित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9, ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और अदर्स। अब अगर ये ऑफेंस जो हमने पढ़े, ठीक है, हमने कौन कौन से ऑफेंस पढ़े थे भाई, सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑथराइज पर्सन। सेक्शन 5 में हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्टेड है, जिसको एक काम सौंपा गया, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको लीक नहीं करेगा, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब हमने पढ़ा। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा कि कोई भी जो अनऑथराइज पर्सन है वो पजेस नहीं कर सकता आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 7 में कि एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री सिर्फ उन्हीं पर्सन की होगी जो मतलब इंटरेस्टेड है या एंगेज है, और कोई नहीं हो सकता। इंटरेस्टेड और एंगेज नहीं है तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन जो है, और ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट में, तो इस तरीके से प्रीमिसेस में एंटर नहीं कर सकता। फिर हमने सेक्शन 8 में पढ़ा कि जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन है पब्लिक सेंटर में ही होगा। अब ये सारी बात, अगर ये ऑफेंस कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या किसी और द्वारा हो जाए तो फिर क्या होगा, ये प्रबंधन संस्था एवं अन्य द्वारा किए गए अपराध। तो ये सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 9 डील्स विद ऑफेंसेस कमिटेड बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड याद रखना। धारा 9 क्या कह रहा है, प्रबंधन, ठीक है,
प्रबंधन या फिर कोई संस्था या फिर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP या फिर कोई और अथवा अन्य संगठन द्वारा किया गए अपराधों से संबंधित है ये। सेक्शन 9 दिस सेक्शन the section incorporates the principle of vicarious liability। vicarious liability का आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, कि अगर कोई ये प्रिंसिपल और एजेंट वाली रिलेशनशिप एक तरीके से हम बोल सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल सर्वेंट वाली हम रिलेशनशिप बोल सकते हैं। इसमें होता है कि अगर कोई आपने ऑथराइज किया है किसी को अपने बिहाफ पर, तो जो प्रिंसिपल है वो इसके लिए लायबल होगा, उसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। अगर अब क्वेश्चन बनता है कि जो वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 में किसमें कौन सा सेक्शन है जो इससे डील करता है, तो नॉर्मल स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ इतना पढ़ के गए सेक्शन 9 तो ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन से डील करता है, लेकिन वो बेस्ड क्या है, मतलब वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये तो नहीं पता है। लेकिन ये किन स्टूडेंट्स को पता है, जो अना मैम से अपना एग्जाम क्या है तैयारी कर रहे हैं अना मैम के थ्रू। तो ये किस पर बेस्ड है, वाइकेरियस लायबिलिटी पे, अंडर विच नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बट ओनली द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अफेयर मे बी हेल्ड लायबल। ठीक है, ये धारा प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत को लागू करती है, जिसके अंतर्गत संस्था के साथ साथ उसके उत्तरदायी अधिकारी भी दंडित किए जाएंगे। क्योंकि ऑफेंस अगर कंपनी कर रही है तो किसको लायबल ठहराए, कंपनी अपने आप में क्या है, तो फिर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको लायबल ठहराएंगे। इसका सबसेक्शन 1 देखिए, ये सेक्शन ना बड़ा है और इसको ध्यान से समझना। सबसेक्शन 1 ये कहता है वेयर एन ऑफेंस अंडर द एक्ट इज कमिटेड बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन LLP और अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध प्रबंधन कर रही है, संस्था कर रही है, LLP कर रही है या किसी अन्य संगठन द्वारा किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज डीम्ड टू बी गिल्टी एंड वर्ड यूज हुआ है एंड। ऑर्गेनाइजेशन तो गिल्टी है ही, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन साथ में और कौन, एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ or responsible for the conduct of its business at that time of the offense is also deemed to be guilty। ये बात याद रखना। however such person is not liable। देखो हमने क्या बोला, अगर ऑफेंस कंपनी ने किया है या फिर इन सब ने किया है, इन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी लायबल, और जो उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिजनेस कंडक्ट कर रहा था वो पर्सन भी लायबल। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसने एक्सेप्शन भी दी कि ये ठीक है तब लायबल नहीं होंगे अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि हमारी तो नॉलेज में नहीं था कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफेंस कर रही है, या फिर वो ये बोल दें कि हमने पूरी कोशिश की थी ये ऑफेंस कमिट ना हो, इसको रोकने की पूरी कोशिश की थी, तब आप बचे जा सकते हैं, वरना आप भी गिल्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रबंधन या संस्था क्या कर रही है, कोई अपराध कर रही है, तो वह संगठन स्वयं तो दोषी होगा ही, साथ में अपराध के समय उसके जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे या फिर जो प्रभारी थे, जो कार्यों के प्रभारी थे या जो उसका उत्तरदायी थे, वो हर व्यक्ति दोषी माना जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति दोषी नहीं माने जाएंगे या वो यह व्यक्ति दंड से बच सकते हैं अगर वो ये बात सिद्ध कर दे कि अपराध जानकारी के बिना हुआ था, हमें नहीं पता था, या फिर हमने पूरी कोशिश की थी कि अपराध को रोका जा सके, तो आपकी लायबिलिटी बच सकती है। सबसेक्शन 2 ये कहता है इवन इफ द डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1 इज अवेलेबल, एनी डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर shall also be guilty if the offense is committed with his consent, with his connivance, due to his negligence। ये सबसेक्शन 2 ने और इस क्राइटेरिया को इस कॉन्सेप्ट को और वाइड कर दिया, ठीक है, और बढ़ा दिया, और ये कहा उपधारा 1 के अतिरिक्त यदि ये सिद्ध हो जाए जो सबसेक्शन 1 में लिखा है वो तो है ही, साथ में अगर ये बात भी प्रूव हो जाती है कि क्या प्रूव हो जाती है कि जो डायरेक्टर वगैरह है उनकी सहमति से, उनकी मिली भगत से, उनकी लापरवाही से ये काम हुआ है, तो अब ये निदेशक भी, भागीदार भी, प्रबंधक भी और सचिव भी, ये भी दोषी माने जाएंगे। ठीक है, सबसेक्शन 1 ने क्या बात की है, जो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस कंडक्ट कराने के लिए, वो पर्सन तो लायबल है, लेकिन अगर ये तीन चीज की, मतलब इन तीनों चीजों में से कोई भी जिसकी कंसेंट थी या कॉनिवेंस थी, ठीक है, कनिवांस जिसको हम बोलते हैं, या फिर नेग्लिजेंस था उनके पार्ट पे, तो फिर ये लोग भी क्या होंगे, लायबल होंगे।
एग्जाम्पल, डायरेक्टर ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट knowingly allows क्वेश्चन पेपर लीकेज थ्रू हिज एम्प्लॉइज। कोचिंग संस्थान का निदेशक जानबूझकर, ठीक है, मिलीभगत करके कनिवान से क्या कर रहा है, अपने कर्मचारियों के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक करवाता है। तो अब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूशन तो होगा ही लायबल, साथ के साथ ये डायरेक्टर भी लायबल होगा। संस्था और निदेशक दोनों उत्तरदायी होंगे और ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कंसेंट, ठीक है, कॉन्निवेंस और नेग्लेक्ट, ये वर्ड, और डिफेंस मतलब कब आप दोषी नहीं माने जाएंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं थी या अपनी पूरी सावधानी ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, किया था, समुचित सावधानी बरती थी। आ जाइए एमसीक्यूज पर। सेक्शन 9 इज बेस्ड ऑन विच लीगल प्रिंसिपल, जो धारा 9 है वो किस विधिक सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। डबल जियोपार्डी, वाइकेरियस लाइबिलिटी जिसको हम प्रतिनिधित्व दायित्व कहते हैं, या द्वितीय दंड निषेध, या एस्टॉपल, या फिर रेस जुडिकाटा, ठीक है, इसका आंसर हमें पता है बी, वाइकेरियस लाइबिलिटी। सेक्शन 9 fixes liability not only the organization but also on the persons responsible for its affairs, ठीक है। धारा 9 संस्था के साथ साथ उसके उत्तरदायी अधिकारियों पर भी दायित्व निर्धारित करती है, जो प्रतिनिधित्व दायित्व, ठीक है, का सिद्धांत होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट मे एस्केप लायबिलिटी इफ ही प्रूव्स, जो प्रबंधन है, ठीक है, जो प्रबंधन का उत्तरदायी है, वो व्यक्ति कब अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है, मतलब जो जिसको आप बोल रहे कि आप लायबल हो, वो कब कह सकते हैं कि नहीं मैं लायबल नहीं हूं, अगर वो क्या सिद्ध कर दे, दो चीजें थी, ठीक है, या तो वो ये अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है, वो ये बात प्रूव कर दे कि जो ऑफेंस हुआ है वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, या फिर ही एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द ऑफेंस, ठीक है, या फिर वो ये सिद्ध कर दे कि उसने अपराध रोकने की समुचित सावधानी बरती थी। तो बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, दोनों ही चीजें, ठीक है। द प्रोविजो है ये ऑफ सेक्शन 1 का, जो प्रोवाइड करता है डिफेंस ओनली व्हेन बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों ही nothing any such person liable to be questioned if he proves that offense was committed without knowledge and, ठीक है, दोनों ही कंडीशन उसको क्या करनी है, पूरी करनी है, क्योंकि एंड वर्ड यूज हुआ है। अब आरजीएस लेवल का क्वेश्चन, इन केस अगर आपका ये एक्ट आरजीएस में भी पूछा जा रहा है या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, liability of a director, partner or manager arises if the offense is committed due to consent only, connivance only, neglect only, या any of the above। अब आपको पता है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सेक्शन को पढ़ा है, इसका आंसर है डी, any of the above, कोई भी इसमें से। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम इस तरीके से अपने एक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, प्री की भी तैयारी हो रही है, मेंस की भी तैयारी हो रही है, और जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, लेक्चर के बाद आप इसको नोट डाउन किया करो, अपनी कॉपी में इसको लिखा करो, मेंस आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से पढ़ाना भी एक बहुत एक अलग अप्रोच हो जाती है, क्योंकि या तो स्टूडेंट प्री पढ़ के जा रहे हैं, मेंस का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सबसे बड़ी बात कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टीज, और प्री में सिर्फ इतना ही है, सेक्शन 10 तक ही आपका पूछा जा रहा है। अगर आप एपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 10 तक ही पूछा जा रहा है एपीएफ के प्री में, फिर उसके बाद अगर मेंस है तो फिर उसके आगे भी सेक्शन है जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें 3 ही सेक्शन है जो नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 3, बाकी सब कुछ पूछा जा रहा है 2022 के एक्ट में। कौन कौन सा सेक्शन है, एक सेक्शन 13 नहीं पूछा जा रहा, एक 18, एक 19, 20, मतलब 4 सेक्शन, बाकी सब पढ़ना है। तो अभी 10 तक आप पढ़ लेना, प्री के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, फिर जैसे ही मेंस आएगा तो मैं सेक्शन 11 के आगे से आपका स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 10 बात करता है पेनल्टी। अब ऑफेंस तो आपने कर लिए, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 तक आपने क्या किया, ऑफेंस कर लिए। अब आ जाइए आपको पेनल्टी कैसे मिलेगी, ठीक है। अब आपको दंड मिलेगा, और आपको मैं बता देती हूँ, इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, याद रखना, ये पेनल्टी में ना चेंजेस हुए थे, और वो कब हुए थे, 2023 के अमेंडमेंट एक्ट से, 2023 के अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 1 सिंपल है, सबसेक्शन 1 अप्लाई हो रहा है सिर्फ एग्जामिनी, अगर एग्जामिनी ये ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, सिर्फ क्या है, एग्जामिनी ये ऑफेंस कर रहा है तब, तो ये सबसेक्शन 1 रिलेटेड है एग्जामिनी, ठीक है, परीक्षार्थी,
जो पेपर देने जा रहा है बच्चा, वो ही अपराध कर रहा है। तो क्या होगा, इफ एन एग्जामिनी यूजेस अनफेयर मीन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज F क्लॉज 1 ही इज लायबल टू पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, पनिशमेंट कितनी हो सकती है, तो पनिशमेंट हो सकती है 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, पनिशमेंट कितनी एक्सटेंड हो सकती है, 3 साल तक की पनिशमेंट उसको मिल सकती है। द एग्जामिनी इज ऑल्सो लाइबल टू फाइन, वर्ड यूज हुआ है एंड, वर्ड यूज हुआ है 3 इयर्स एंड, ठीक है 3 इयर्स प्लस का निशान लगा दो, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। देखो इस तरीके से नोट्स, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, एंड, प्लस का मतलब क्या होता है, एंड, और नहीं लिखा। और क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है कि जो फाइन है वो साथ में है या फिर अलग है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो आपको याद रखना है 3 साल तक की सजा, इसका मतलब मैक्सिमम कितनी सजा है, 3 साल तक की, और मैक्सिमम फाइन है 1 लाख रुपए। और अगर आप फाइन को पे नहीं करते हो तो ये जो एग्जामिनी है ना, उसको फर्दर 9 महीने की इम्प्रिजनमेंट और मिलेगी, और यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। क्योंकि सबको क्वेश्चन ये बनेगा कि जो एग्जामिनी है उसको फर्दर जो पनिशमेंट है वो कितनी मिलेगी अगर वो ऑफेंस करता है। सबको लगेगा हमने तो ये पढ़ा था 3 साल तक की पनिशमेंट मिलती है, वो टिक कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर उसने फाइन पे नहीं किया, जो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है, अब वो 50 लगे 20 लगे कितना भी, अगर वो फाइन पे नहीं करता तो फिर 9 मंथ, ठीक है 9 मंथ का, ठीक है क्या हो सकता है, उसको फिर इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ क्या, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर वैसा करता है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। बीएनएस के किस सेक्शन में डिफॉल्ट पेमेंट की बात की गई है, तो आपको अगर आपने फाइन को पे नहीं किया इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, इस सेक्शन में बताना आप, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सेक्शन है। तो अगर मैं हम कहें सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 डील करता है पनिशमेंट फॉर अनफेयर मीन्स कमिटेड बाय एन एग्जामिनी, ठीक है। एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट यूजेस हिडन ब्लूटूथ डिवाइस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, he may be punished with imprisonment up to 3 years and minimum fine of 1 lakh। तो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 अप्लाई हो जाएगा। सबसेक्शन 2 किससे रिलेटेड है, सबसेक्शन 2 अप्लाई होता है अब कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग एन एग्जामिनी, ठीक है, वेदर ऑथराइज्ड विद द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन और नॉट। देखो वो बात कर रहा है था सबसेक्शन 1 में जब एग्जामिनी ने अनफेयर मीन्स का यूज किया है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है ये हर एक पर्सन पर अप्लाई होगा, इवन एग्जामिनी पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। कब, जब वो पर्सन क्या कर रहा है, वेदर ऑथराइज विद द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन और नॉट, ठीक है। धारा 10 का 2 किसी भी व्यक्ति जिसमें परीक्षार्थी में सम्मिलित है पर लागू होती है, चाहे वह परीक्षा संचालन के लिए अधिकृत हो या नहीं हो, ऑथराइज था भी वो पर्सन या नहीं था तब भी अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर और पर्सन इज पनिशेबल इफ ही इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स अंडर सेक्शन 2 का F मतलब अगर कोई पर्सन अनफेयर मीन्स का यूज कर रहा है तो सेक्शन 10 का 2, अगर कोई एग्जामिनी अनफेयर मीन्स का यूज कर रहा था तो सेक्शन 10 का 1, या फिर उसने अटेम्प्ट किया अनफेयर मीन्स में इंडल्ज होने के लिए, या उसने कॉन्स्पिरेसी की, या फिर उसने कोई भी प्रोविजन इस एक्ट का क्या है कॉन्ट्रावीन किया है, या फिर उसने क्या किया है अबेट किया है इस कॉन्ट्रावेंशन को। अब उस पर्सन पर कितनी पनिशमेंट लग सकती है, तो 10 साल से, तो मिनिमम कितनी हो गई, मिनिमम तो हो गई 10 ईयर्स, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हो गई 10 ईयर्स से LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी उसको मिल सकता है, ठीक है। और ऑफेंडर, और उसको फाइन भी लगेगा जो 10 लाख से कम नहीं होगा, और 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, और 10 करोड़ तक जा सकता है, 10 लाख से 10 करोड़ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में अमेंडमेंट लाके ये बढ़ाया गया है, ठीक है। और एक और बात इसमें याद रखना, अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो फिर आपको 2 साल की और इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकती है एक्स्ट्रा, जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर। अगर एग्जामिनी ने फाइन पे नहीं किया तो 9 महीने की सजा, लेकिन अगर कोई और पर्सन था उसने फाइन पे नहीं किया तो फिर 2 साल तक की और सजा मिल सकती है। लेकिन ये प्रोविजो याद रखना, अगर कोई मतलब कोर्ट को लग रहा है कि, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 10 साल तो कम से कम सजा मिलनी चाहिए उसको, 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट को ये लग रहा है कि 10 साल तो बहुत ज्यादा सजा होगी, इसको तो 2 साल तक की सजा मिल जाए ना तो भी एनफ है। तो अगर ऐसा कोर्ट करेगी, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर क्या कर रही है, जो प्रोविजन है उसके अलग काम कर रही है, अगर ऐसा करती है कोर्ट तो उसको क्या करना है, एडिक्वेट और स्पेशल रीजन देने होंगे, और फिर कोर्ट चाहे तो 10 साल से कम तक की सजा दे सकती है। जैसे अ गैंग प्रिंट्स फेक क्वेश्चन पेपर, लीक्स द ओरिजिनल पेपर एंड सेल्स इट टू द थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट। एक गिरोह क्या है, असली प्रश्न पत्र लीक करके हजारों अभ्यर्थियों को बेचता है। तो दे मे बी पनिश्ड विद अ मिनिमम ऑफ 10 years imprisonment extendable to
LI, तो सेक्शन 10 का 2 अप्लाई हो जाएगा। अब डिफरेंस देखो सेक्शन 1 का और सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2, इन दोनों का डिफरेंस खाली एग्जामिनी पे अप्लाई हो रहा है, ये हर किसी पर्सन पर अप्लाई हो रहा है इंक्लूडिंग एग्जामिनी। ये बात कर रहा है 2 के F का क्लॉज 1, ये बात कर रहा है सेक्शन 2 के क्लॉज का 2 के क्लॉज का जो क्लॉज है, सब क्लॉज है वो 2। ये किससे, दोनों ही अनफेयर मीन से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 का F तो किससे बारे में बात करता है, अनफेयर मीन्स, लेकिन फर्स्ट वाला बात करता है एग्जामिनी से रिलेटेड, सेकंड वाला पार्ट बात करता है एनी पर्सन से रिलेटेड जो क्या कर रहा है, इम्पर्सोनेट कर रहा था, प्रोक्योर कर रहा था, सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असिस्ट कर रहा था, ठीक है। इसमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक के, यहाँ पे 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फाइन कम से मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए तक का था, मिनिमम फाइन, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए तक का ही लगा सकते हैं फाइन, विच शैल नॉट बी लेस देन, सुनो सुनो स्टूडेंट, मिनिमम ही है ये, मिनिमम 1 लाख रुपए तक का फाइन है, ठीक है, क्योंकि विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, तो 1 लाख रुपए से कम का फाइन नहीं, ज्यादा कितना भी हो सकता है। और ये फाइन बात कर रहा है कि 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक जा सकता है। और डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो 9 महीने की सजा, यहाँ पर फाइन पे नहीं किया तो 2 साल तक की सजा। ये एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने कवर कर लिया है अपना, प्री के एक्सपेक्ट से बात करूं मैं एपीओ के लिए तो सेक्शन 10 तक, बाकी इसके जो आगे के प्रोविजंस है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो रही है, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।